चलिए, तो हम लोग जो है कि आज जो है सिलेबस वगैरह सब तो समझ लिए हैं ना। सिलेबस प्रीलिम्स का कैसे होता है, प्री प्लस व्यापम है ना आप लोग, ठीक है ना। तो सिलेबस वगैरह तो देखे हैं ना, सिलेबस, ठीक है। तो इसमें जो मैं विषय लेने वाला हूँ वो है पॉलिटी, ठीक है ना, राज्य व्यवस्था, हाँ, या भारत का संविधान, हम लोग जो विषय देखेंगे वो ये देखेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है ना, क्लियर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, समझ में आएगी बात है। मीडियम हिंदी है, हाँ, ठीक है ना। तो क्लियर हो रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमको समझना है कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन और यानी संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या बेसिक अंतर है, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे आते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था में वही अंतर है जो हमारे शरीर के स्केलेटन, ढांचा, और हमारे पूरे शरीर में अंतर है। क्लियर हो रहा है। अगर हम शरीर से ढांचे को निकाल दें, जो हमारा स्केलेटन है, तो भी शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा। और सिर्फ ढांचे को रखें और बाकी चीज को निकाल दें तो भी शरीर नहीं चल पाएगा। क्लियर हो रहा है। यानी दोनों के मिलने से मनुष्य रूपी शरीर बनता है और फिर वो एक्टिव होता है। क्लियर हो रहा है। अब इसमें संबंध वही है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये पूरी एक प्रकार से हमारे यहाँ विधि विधान का ढांचा बनाता है। क्लियर है। और राज्य व्यवस्था जो होती है वो उसके अनुसार सारी व्यवस्था को चलाती है। क्लियर है। तो ये जो है देश के कानून का ढांचा बनाता है, देश की व्यवस्था का ढांचा बनाता है, और राज्य व्यवस्था के माध्यम से जो है कि सारी की सारी चीजें उसमें फुलफिल की जाती हैं। और जब दोनों मिलता है तब जाकर के शासन प्रशासन अच्छे से चलता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आएगी बात। तो इसी प्रकार से पॉलिटी राज्य व्यवस्था का संबंध है। समझ में आएगी बात। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझेंगे कि संविधान है क्या। क्लियर हो रहा है। संविधान क्या है, क्या है, ठीक है ना। संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। देखिए, सामान्य तरीके से अगर हम देखें कि संविधान क्या है, तो एक सामान्य व्यक्ति संविधान को कानून का एक संग्रह समझता है। क्लियर हो रहा है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संविधान क्या है, तो क्या इसका अर्थ आप समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो क्या बताएं। और आप बताइए। अगर सामान्य रूप से, कोई जरूरी नहीं कि आप जो लिखा है वही बताओ, ठीक है ना, जो लिखा है वो बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक कॉमन मैन से अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, तो एक सामान्य व्यक्ति कैसा जवाब देगा। भेद, अच्छा चलिए ठीक है। तो एक सामान्य व्यक्ति यही बताएगा, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में संविधान है क्या, उसको समझिए। संविधान किसी भी देश का वह मौलिक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है। क्लियर है। इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक या फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स, एक फंडामेंटल मौलिक बेसिक दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। क्लियर हो रहा है। तो सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो आपको सरल सा उत्तर बताना है कि संविधान
किसी भी देश का एक मौलिक मतलब फंडामेंटल एक मौलिक दस्तावेज होता है। संविधान किसी भी देश का एक मौलिक दस्तावेज होता है जो देश के शासन व्यवस्था में मूलभूत होता है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान क्या है तो सरल सा उत्तर आपको देना है कि संविधान किसी भी देश का एक मौलिक दस्तावेज होता है जो देश के शासन व्यवस्था में मूलभूत होता है। मूलभूत का मतलब यह है कि वो एक बेसिक कोर, एक स्केलेटन की भांति काम करता है। क्लियर हो रहा है? अब एक बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या संविधान आया कैसे, कहां से संविधान आया? क्या आजादी के बाद से ही संविधान आया, उससे पहले भी ऐसी कोई चीजें थी? थोड़ा सा इस पे हमको समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो अगर हम सामान्य व्यक्ति से संविधान की बात करें तो यही बताएगा कि देश की आजादी के बाद ही संविधान आया। क्लियर हो रहा है? एक सामान्य व्यक्ति ही बताएगा कि देश की आजादी के बाद ही संविधान आया, और बिल्कुल सही भी। अगर हम सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो देश की आजादी के बाद ही आया, लेकिन अगर हम थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करें, सूक्ष्म विश्लेषण करें, तो हम ये पाएंगे कि संविधान, भले ये आधुनिक संविधान अभी आया, लेकिन संविधान के रूप में कोई ना कोई व्यवस्था जब से हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ तब से ये काम कर रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, संविधान, हम जान तो गए ना कि संविधान किसी भी देश का एक मौलिक दस्तावेज होता है जो देश के शासन व्यवस्था में मूलभूत होता है, ठीक है ना? इसी के अनुसार यानी देश का शासन चलता है। क्लियर हो रहा है? यदि कुल मिलाकर दूसरे शब्दों में मैं इसकी बात करूं तो एक प्रकार से कही कि देश का शासन चलाने का एक ये तंत्र है, दस्तावेज है, एक फंडामेंटल व्यवस्था है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलता है। क्लियर है? कोई भी व्यवस्था चलाने के लिए कुछ न कुछ एक मूलभूत दस्तावेज होता है, कुछ न कुछ एक मूलभूत आधार होता है, वही उसका संविधान होता है। क्लियर हो रहा है? अगर हम सूक्ष्म रूप में इसका विश्लेषण करें तो ठीक है, आज हम डेमोक्रेसी में हैं, लोकतंत्र में हैं, हमारे लिए जो भारत का संविधान है उसी को हम संविधान कह रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से पहले तो हमारे यहाँ राजतंत्र था ना, राजाओं का शासन था, ठीक है? तो एक बड़ा प्रश्न है कि राजाओं का शासन कैसे चलता था? प्रश्न है ना, राजाओं का शासन भी तो चलाने के लिए कुछ न कुछ रहता होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि राजाओं का शासन कोई छोटा मोटा एक परिवार जैसे था। चलो एक परिवार जिसमें 5-10 लोग रहते हैं वहां तो ठीक है कि किसी लिखित दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां सोचिए कि 2-4 हजार लोग रहते हैं वहां तो पड़ेगी ना। परिवार में हम मौखिक नियमों से काम चला लेते हैं, हम बोल देंगे कि सभी परिवार के सदस्यों को, सभी को बोल देंगे कि सूर्योदय से पहले सभी को जगना है और सब लोग ध्यान भी रखें, ठीक है ना? हम ये बोल देंगे कि रात को 8 बजे से पहले सभी को भोजन कर लेना है। हम ये परिवार के सदस्यों को बोल देंगे कि रात को 9 बजे के बाद किसी को घर में नहीं आना है, सबको पहले ही आ जाना है। तो एक परिवार के लिए हम मौखिक रूप से ही सारे नियम कानून बना सकते हैं और परिवार के लोग भी पालन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन जरा सोचो, यही परिवार के संख्या हजारों लाखों में, तब क्या करना पड़े? तब तो इसी बात को लिख करके सबको समझाना पड़ेगा ना कि देखो ये नियम है, इसके बियॉन्ड नहीं जाना, इसको याद कर लो, इसको रखो, इसके बियॉन्ड जाओगे तो आपको दंड मिलेगा। लेकिन परिवार में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत कम है, ठीक है ना? लेकिन यही जब नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ जाएंगे तो उसी को लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो इससे एक बात तो तय हो रहा है कि कालखंड कोई भी हो, चाहे डेमोक्रेसी का हो या राजाओं का शासन काल रहा हो, हर समय कुछ न कुछ, क्योंकि जब सदस्य संख्या बढ़ जाती है तो हर समय कुछ न कुछ नियम कानून को लिखने की जरूरत पड़ती है, और वही लिखित नियम कानून उस समय का संविधान का। क्लियर हो रहा है?
तो अगर हम थोड़ा सा इसके पीछे जाएं, डेमोक्रेसी से पीछे, तो आप देखिए अंग्रेजों का शासन था कि नहीं था? अंग्रेजों के शासन से पहले मुगलों का शासन था, मुगलों के शासन से पहले सल्तनत काल का शासन था, सल्तनत काल के शासन से पहले आप जाओगे तो पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था। दक्षिण में चालुक्य, चोल, पल्लव, पूर्व में और पश्चिम में पल्लव, राष्ट्रकूट, ये सब शासन करते थे। उत्तर पश्चिम में राजपूताना का शासन था, उत्तर में भी कई सारे बिखरे हुए शासन थे, थे कि नहीं थे? उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आप देखोगे कि हर्षवर्धन का शासन था उत्तर में, ठीक है ना, और दक्षिण में एक बड़े भूभाग पर चालुक्यों का शासन था। उससे भी थोड़ा पीछे जाएंगे तो पूरे भारत पर एक गुप्तों का शासन था, और उससे पीछे जाओगे तो मौर्यों का शासन था जो पूरे भारत पर शासन था, और मौर्यों से पीछे आप जाएंगे तो 16 महाजनपद में भारत बटा हुआ था। क्लियर है? तो अगर हम इस पूरे डेमोक्रेसी के पीछे के राजतंत्र को देखते हैं तो भारत से कम भूभाग नहीं, बल्कि मौर्यों के समय तो भारत से बड़ा, आज के भारत से बड़ा भारत था उस समय। जिस अखंड भारत की हम बात कर रहे हैं वो अखंड भारत सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया। समझ में आ रही बातें? और उस समय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब, म्यांमार वगैरह सब भारत के अंग हुआ करते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो आज के भारत से बड़े भारत को रूल किया, तो उसको भी तो लिखित विधियों की जरूरत पड़ी होगी। तो लिखित विधियां क्या थी? क्योंकि उस समय का शासन धर्म के अनुसार ही चलता था। समझ में आ रही बातें? और राजा जिस धर्म को मानता था उसी धर्म के अनुसार चलता था। इसका मतलब कि संविधान जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसके आने से पहले धर्म ही संविधान के रूप में कार्य करते थे। क्लियर हो रहा है? आप देखिए कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और आचार्य चाणक्य ने जिस अर्थशास्त्र की रचना की, उस अर्थशास्त्र पूरा प्रशासन की विधि थी, और उस अर्थशास्त्र में क्या उचित है क्या अनुचित है वो सारी विधि विधानों का जिक्र करते हैं, और सारी विधि विधान धर्म सम्मत। क्लियर है? धर्म का मतलब क्या है? ये पूजा पाठ नहीं, पहली बात बता दे रहा हूं, धर्म का मतलब पूजा पाठ मत समझना। धर्म का मतलब लोक व्यवस्था, क्योंकि धर्म का भारतीय दर्शन में अर्थ होता है धीयते लोकः अनेन इति धर्मः। इसका मतलब होता है कि जो लोक व्यवस्था को धारण करता है वही धर्म। और लोक व्यवस्था को धारण कौन करता है? जो कल्याणकारी नियम है वही लोक व्यवस्था को धारण करता है। क्लियर है? इसका मतलब धर्मों में दो ही बातें हैं, क्या अच्छा है, यानी क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो करना है वो पुण्य है, जो नहीं करना है पाप। हर धर्म में यही बात है ना, पुण्य पाप की चर्चा है। तो पुण्य वो है जो सभी के कल्याण के लिए उपयोगी है, व्यक्तिगत कल्याण के लिए उपयोगी हो पुण्य नहीं है। जैसे मान लो एक चोर है तो चोरी कर रहा है, तो उसका तो व्यक्तिगत लाभ हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो? लेकिन वो पाप है, वो पुण्य नहीं है, क्योंकि धर्मों में जो लोक को धारण करता है वही धर्म है। तो चोरी करने वाली व्यवस्था लोक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है क्या? नहीं है। लेकिन अगर वही आप सभी लोगों को खिला पिला रहे, गरीबों का मदद कर रहे, वो सबके कल्याण के लिए, वो धर्म के अनुसार पुण्य है। लेकिन चोरी करना पाप। क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे कि प्राचीन काल में धर्म के अनुसार शासन चलते थे। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार इस्लाम जब आया तो कुरान को उसने शासन का आधार बनाया, शरीयत के अनुसार पूरा रूल किया। क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब इसी प्रकार अशोक आता है तो अशोक धम्म की नीति को अपनाया, बौद्ध धर्म के अनुसार पूरा शासन किया। समझ में आएगी बात? तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि संविधान आज है और पहले संविधान नहीं था, पहले भी संविधान हुआ करता था, इसका रूप दूसरा था। हाँ, उसका रूप अलग था। ठीक है ना? ये क्या है? ये विधियों का दस्तावेज ही तो है, मौलिक दस्तावेज ही तो है जिसके अनुसार शासन चलता है। और इस दस्तावेज में नियमों का ही संग्रह मिलेगा। और नियम क्या है? नियम आपको यही कहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, यही तो नियम कहता है। ठीक है? जैसे नियम ये कहता है
कि हमेशा आपको बाएं से चलना चाहिए सड़क, ठीक है। नियम ये कहता है कि जहां लाल बत्ती जल गई वहां आप रुक जाइए, कहता है कि नहीं कहता। तो जब आप इस नियम के अनुसार चलेंगे इट मीन्स आप संविधान सम्मत हैं, जब नियम के अनुसार नहीं चलेंगे संविधान सम्मत नहीं। धर्म भी यही कहता है कि झूठ मत बोलो, कहता है कि नहीं कहता। जीवों पर दया करो, कहता है कि नहीं कहता। लोगों की हत्याएं पाप है, नहीं करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों का सेवा करना चाहिए, ये धर्म में भी कहा गया, सभी धर्मों में कहा गया। क्लियर हो रहा है। तो पहले के जो शासन व्यवस्था होती थी उस शासन व्यवस्था में धर्म सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता था, क्योंकि उनका न्याय व्यवस्था भी धर्म पर ही आधारित, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वर्तमान संविधान से पहले एक प्रकार से धर्म ही राजवंशों में संविधान के रूप में कार्य करता था। क्लियर हो रहा है। क्योंकि मुगल काल तक इस्लामिक सत्ता का आधार शरीयत रहा है, शरीयत कुरान से प्रभावित रहा। क्लियर हो रहा है। अब मुगलों के बाद भारत में अंग्रेज आते हैं, तो एक बड़ा प्रश्न ये आया कि अंग्रेज जब भारत में आए तो भारत में अंग्रेजों ने धर्म को आधार क्यों नहीं बनाया। समझ रहे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, एक मिनट, निशा निशा का कहना है कि दूसरे देशों में थी न सर जी संविधान शासन से पहले। निशा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप उसको समझिए, ठीक है ना। अभी तो लगभग सभी देशों में संविधान, भारत से पहले भी संविधान था। अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे पहले लागू होने वाला लिखित संविधान है, 1790 में लागू हो गई, ठीक, अमेरिका, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे पहले लिखित संविधान लागू होने वाला, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान के मूल चीज को समझा रहा हूं कि वास्तव में आज जो हम ये संविधान पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि संविधान आज ही रहा है, संविधान इससे पहले भी था, लेकिन वो संविधान धर्म के अनुसार चलने वाला संविधान था। क्योंकि राजवंशों का जब शासन था तो राजा जो अपना शासन प्रशासन चलाते थे उनमें धर्म की सबसे बड़ी प्रमुखता होती थी, उनका न्याय धर्म के अनुसार होता था। क्लियर हो रहा है। उनकी सारी क्रियाकलाप, यहां तक कि टैक्सेशन भी धर्म के आधार पर लिए जाते थे, ठीक है। तो एक प्रकार से धर्म संविधान जैसा काम करता था, ठीक है ना। और उसमें बताया जाता था कि क्या करना पुण्य है, क्या करना पाप। समझ में आ रही बात है। तो जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये संविधान रूपी व्यवस्था आया कैसे, ठीक है। संविधान कोई अचानक आने वाली चीज नहीं, ठीक है ना। आज इसको हम संविधान कह रहे हैं, लेकिन राजाओं का शासन भी तो किसी न किसी नियम कानून के आधार पर चलता था, वही नियम कानून उनके लिए संविधान था। और राजाओं के शासन में जब हम देखते हैं तो ज्यादातर धर्म के प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है ना। क्योंकि जितने हिंदुइज्म शासन थे उसमें भी धर्म के अनुसार व्यवस्था चली। पूरा अशोक को देखिए, धर्म की नीति को अपना लिया और उसी के अनुसार पूरा शासन चला। क्लियर हो रहा है। पशु बलि की हत्या पूरी तरीके से रोक दी जाती है, उसके जो 14 शिलालेख हैं उसमें पढ़ते हैं तो जानकारी मिलता है। इस्लाम जब भारत में आता है तो वो भी कुरान शरीयत को आधार बनाता है, उनके लिए संविधान वही था। उसके बाद अंग्रेज आए तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज धर्म को आधार नहीं बनाया, अंग्रेजों ने भी पूरा प्रयास किया कि धर्म को आधार बनाया जाए। लेकिन धर्म को आधार बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या थी कि वहां यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो ईसाई धर्म तो यूरोपियों के साथ आया भारत में। क्लियर हो रहा है। तो ईसाई धर्म को मानने वाले अगर पर्याप्त लोग उनके पास नहीं रहेंगे तो उनको धर्म के अनुसार शासन चला पाना संभव नहीं। क्लियर हो रहा है। जैसे इस्लाम भारत में आया तो इस्लाम तो पूरा पहले इस्लामाई कराया ना, धर्मांतरण कराया। जब पर्याप्त मात्रा में इस्लाम यहाँ आ गया तो इस्लाम के अनुसार वो शासन आसानी से चलाया। लेकिन ईसाई धर्म जब यहाँ भारत में आया
तो ईसाई धर्म मास पैमाने पर लोगों का धर्मांतरण कराने में सफल नहीं रहा। इसलिए अंग्रेजों ने धर्म को आधार न बना करके तार्किक रूल्स को आधार, तार्किक विधियों को आधार, समझ में आ रही बात? और अंग्रेजों के बाद यही तार्किक विधियां जो है कि भारत के संविधान का आधार बनता है। क्लियर हो रहा है? जब अंग्रेजों की सत्ता समाप्त होती है तो भारत में अंग्रेजों के शासन काल में जो तार्किक विधि स्थापित की गई, वही तार्किक विधि जो है भारत के संविधान का आधार। इसीलिए अभी तो हम समझा रहे हैं, आज पहला हमारा दिन है। इसके बाद जब हम लोग संवैधानिक विकास देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो अंग्रेज आए तो उनके द्वारा जो जो रूल्स लाए गए, संवैधानिक विकास में हमको क्या पढ़ना पड़ता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक हम पढ़ते हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, 1784 का एक्ट पढ़ते हैं, 1786 का पीट्स इंडिया एक्ट पढ़ते हैं, 1793 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ते हैं, 1813 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ते हैं, 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ते हैं, 1853 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ते हैं, फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ते हैं, 1861 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ते हैं, समझ में आ रही है? फिर 1893 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं, फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं, फिर 1919 का पढ़ते हैं, 1935 का, फिर 1947 का। तो यही तो हमारे भारत के संविधान के विकास के आधार बने। समझ में आ गई बात? क्लियर हो रहा है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान जो है वास्तव में एक लिखित मौलिक दस्तावेज होता है, लेकिन ये संविधान हर समय चाहे किसी भी शासन, चाहे किसी भी प्रकार का शासन तंत्र रहा, चाहे राजशाही शासन तंत्र रहा हो या लोकतांत्रिक शासन तंत्र रहा हो, सभी जगह मौजूद रहा है। राजशाही शासन तंत्रों में धर्म ही संविधान के रूप में काम कर रहा था, धर्म के अनुसार ही वहां शासन चलता था, ठीक है। और लोकतांत्रिक शासन पद्धति में धर्म के स्थान पर तार्किक विधियों के अनुसार शासन चल रहा है, और यही तार्किक विधियां लिखित दस्तावेज संविधान का रूप लेती। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो इसी चीज को हमको थोड़ा सा समझना है, यही चीज। तो ये समझ में आया निशा? चलिए, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया? समझ में आ गया? अब देखो, अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग कैसे संविधान को आगे लेकर के चलेंगे उसका एक फ्रेमवर्क मैं तैयार कर दे रहा, ठीक है ना। कैसे हम लोग संविधान को आगे लेकर के चलेंगे उसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है ना, भारत का संवैधानिक विकास देखना है। इसके वास्ते जब भारत का संवैधानिक विकास देख लेंगे, ठीक है ना, तब हम इस संविधान की विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है ना। तब हम देखेंगे प्रस्तावना, फिर हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं, फिर हम लोग देखेंगे संविधान के स्रोत, ठीक है ना, संविधान के स्रोत देखना है। फिर हम लोग देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र, फिर हम लोग देखेंगे नागरिकता, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार,
फिर हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। फिर हम लोग देखेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। ठीक है ना। मूल कर्तव्य देखेंगे, ठीक है ना। फिर मूल कर्तव्य के बाद हम लोग देखेंगे संघ की कार्यपालिका। ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे संघ की कार्यपालिका के बाद जो है कि राष्ट्रपति इसमें, उपराष्ट्रपति। फिर हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। ठीक है। फिर इसके बाद से हम लोग देखेंगे भारत के महान्यायवादी। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे संसद। संसद में हम लोग देखेंगे लोकसभा यानी राज्यसभा। लोकसभा। ठीक है। इसको पहले नोट करिए आप लोग। नोट हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया। संसद की विधायी प्रक्रिया। नोट हो गया। क्या नाम बताया आप पीछे? विवेक। विवेक नोट कर लिए? चलो, छोटा तो नहीं ना। चलो, संसद की विधायी प्रक्रिया समझ में आ गया, आगे बढ़े ना। इसके बाद फिर देखेंगे
संघ की न्यायपालिका। ठीक है ना, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। क्लियर हो रहा है? फिर इसके बाद से देखेंगे, ठीक है ना, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देखना है। क्लियर हो रहा है? फिर इसके बाद से हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। ठीक है ना, किसको देखना है? राज्य की कार्यपालिका। अब राज्य की कार्यपालिका के बाद हम लोग देखेंगे राज्यपाल। ठीक है ना, फिर हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री। फिर हम लोग देखेंगे राज्य महाधिवक्ता। ठीक है ना, राज्य महाधिवक्ता। फिर इसके बाद से देखेंगे राज्य विधानमंडल। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल में हम लोग विधानसभा और विधान परिषद दोनों को देखेंगे। क्लियर हो रहा है? अब राज्य विधानमंडल में हम लोग विधानसभा और विधान परिषद दोनों देखेंगे। क्लियर है? विधानसभा और विधान परिषद दोनों को देखना है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। हो गया विवेक? ठीक है ना, चलो राज्य विधानमंडल। ठीक है ना, कितने नंबर थे? लास्ट नंबर कहाँ तक हूँ? 24। राज्य की विधायी प्रक्रिया। ठीक है ना, राज्य की विधायी प्रक्रिया। फिर इसके बाद से हम लोगों को देखना है, ठीक है ना, राज्य के यानी उच्च न्यायालय। फिर हम लोग देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना, समझ में आ रही बातें?
यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़े ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे आप आपातकालीन उपबंध। ठीक है ना, आपातकालीन उपबंध देखना है। फिर इसके बाद से हम लोगों को देखना है वित्त आयोग। फिर हम लोग देखेंगे राजभाषा आयोग। फिर हम लोग देखेंगे SC ST OBC आयोग। ठीक है ना, SC ST OBC आयोग नोट कर लो पहले। अभी हम आगे आएंगे चंचल साहू, तो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है ना, अभी मैं किस रूट पे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम लोग आएंगे मूल टॉपिक में तो हम बताएंगे। क्लियर हो रहा है? तो समझ में आ रहा है? SC ST OBC आयोग। इसके बाद से हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है ना, केंद्र राज्य संबंध देखेंगे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखो संविधान संशोधन जो है, अब उसमें ये हमको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, कि कितने संशोधन हुए। जो मुख्य मुख्य संशोधन है वो जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो उसी के साथ देखते चलेंगे। क्लियर हो रहा है? संविधान संशोधन देखना है, और जब हम लोग संविधान संशोधन देख लेंगे, ठीक है, राजभाषा आयोग तो हो ही गया। ठीक है ना, इसके अलावा जो है कि निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही बात है? निर्वाचन आयोग के बाद हम लोगों को क्या देखना है? निर्वाचन आयोग के बाद हम लोग देखेंगे जो अनुसूचियां हैं। ठीक है ना, हालांकि अनुसूची को चाहें तो पहले भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अनुसूचियों से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अनुसूची, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी अगर आप इतने टॉपिक पर अपनी पकड़ बना लेते हैं, ठीक है ना, तो ये मान के चलिए कि आपके क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से गलत नहीं। समझ में आ रही बात है? अब ये इतने जितने मैंने टॉपिक नोट किए हैं, ये सारे टॉपिक अगर आपके दिमाग में हैं, ठीक है ना, दिमाग में होने का मतलब क्या है? रटना नहीं। ठीक है ना, दिमाग में होने का मतलब समझ एक विकसित कर लेना। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ कभी कभी आर्टिकल कंफ्यूज करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट तो मैं इतना क्लियर करा दूंगा कि आपको, अब चूंकि अंक है तो थोड़ा सा देख लेने पर आपको याद हो जाएगा कभी भी, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके अंदर का मालूम रहे। समझ रहे? इतनी गहराई से हम लोग पॉलिटी को लेकर के चलेंगे। समझ में आएगी बात? क्लियर हो रहा है? तो इसी रूट पर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। समझ में आ रही बात है?
अब इनमें से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार समझते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात किया जाए, ठीक है, तो आपको यहां से लेकर के विशेष करके संवैधानिक विकास से भी क्वेश्चन आता है, और इसमें किस किस चार्टर्ड एक्ट, किस किस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे वो आपको याद होने चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि सारी चीजें याद हो, लेकिन जो मेन मेन बात है वो कम से कम याद होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो एक यहां से अक्सर क्वेश्चन आता है, प्रस्तावना से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है ना। संविधान की विशेषताओं को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ऑलरेडी सारा संविधान तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वहां विशेषताएं ऑटोमेटिक सब आ जाएंगी, तो इसको विशेष ध्यान ना देंगे तो भी बन जाएगा। स्रोत से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। संघ और उसके राज्य क्षेत्र और मौलिक कर्तव्य, नीति देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यहां तक ये ध्यान में रखना है कि ये पूरी तरीके से जो 5वें नंबर से 9वें नंबर तक की जो मैं बात कर रहा हूं, ये यहां से पूरा सैद्धांतिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। यानी यहां से काफी डेप्थ में प्रश्न बनाता है, और प्रश्न जो होते हैं कि जब तक आप इस चीज को समझे नहीं रहेंगे तब तक आप इसका उत्तर दे नहीं पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां तक जो प्रश्न बनते हैं ना वो कॉन्सेप्चुअल बनते हैं। समझ में आ रही बात है? यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप बड़े आसानी से इसको डील कर लेंगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ दिक्कत आपको। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान में रखना है कि नंबर 5 से लेकर नंबर 9 तक, ठीक है ना, हमको कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना। समझ में आ गई बात? क्योंकि वहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद से यहां से लेकर के यहां से लेकर के 26 तक। क्लियर हो रहा है? यहां तक जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। प्रोसेस, ठीक है ना, प्लस फैक्ट, ठीक है ना, प्रोसेस प्लस फैक्ट, ये क्वेश्चन बनते हैं, और अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं ज्यादातर इसी के बीच में। आर्टिकल जो होते हैं वो भी यहां से ज्यादा उठते हैं। क्लियर हो रहा है? तो प्रोसेस, फैक्ट और आर्टिकल, समझ में आ रही बात? हाँ, इधर वाले में आर्टिकल जो पूछेगा वो मौलिक अधिकार से आर्टिकल दे देता है। यहां से भी आपको आर्टिकल याद करना जरूरी। क्लियर है? फंडामेंटल राइट से आपको आर्टिकल याद करना जरूरी हो जाता है। समझ में आएगी बात? यहां आपको प्रोसेस, फैक्ट और आर्टिकल तीनों याद रखने हैं, ठीक है ना। प्रोसेस समझते हो ना, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो महाभियोग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे लगता है, तो उस प्रोसेस से 1 2 3 4 5 बना देता, और फिर उसमें पूछ देता है कौन सही है कौन नहीं। क्लियर है? जो ये विधायी प्रक्रिया, जैसे वित्त आयोग यानी वित्तीय विधेयक जो होते हैं या धन विधेयक होते हैं, उनकी क्या प्रोसेस होती है, तो प्रोसेस बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। और फैक्ट जो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद से जो यहां से लेकर के और आपका यहां तक होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहां से क्वेश्चन मतलब कभी कभार जो बहुत चर्चे के विषय होते हैं तो क्वेश्चन पूछ देता है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है कि आपके यहां तक रहते हैं। यहां तक अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 7 क्वेश्चन आपको इसके ऊपर से मिले। समझ में आ रही बात? यहां से लेकर के यहां तक अगर कोई साल चर्चा में कुछ रहा है, ठीक है, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी चर्चा का विषय, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, नहीं तो ज्यादातर क्वेश्चन उसके उधर से रहते हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सभी। क्लियर हो रहा है? मैं आपको क्वेश्चन का नेचर बता दिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे आपको रीड करना है। अगर यहाँ जितने भी संस्थाएं हैं,
इनको बस संस्था वाइज अगर आप तैयार कर लोगे तो क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। कहाँ से? यहाँ से संस्था बेस्ड क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, ठीक है ना, कितने मेंबर्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, किस आर्टिकल में है, बस इतना ध्यान में रखें। और वर्तमान वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन। किसी कारण से अगर मान लो करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजभाषा आयोग अगर कोई चर्चा का विषय है तो पूछे। SC ST OBC आयोग मान लो कि कोई निर्णय आ गया, कोई रिपोर्ट आएगा एग्जाम से पहले तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछता। तो यहाँ से लेके जितने भी है ना संस्था वाइज आपको तैयार रखना है। और ये ध्यान में रखना है कि अगर उस साल जिस साल आप पेपर देने जा रहे हो उस साल अगर ये करंट के चर्चा के विषय हैं तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है, और नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है ना, एक उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी तो आप तैयार सब करोगे, पढ़ाऊंगा तो सब चीज, लेकिन कैसे आप अपने एग्जाम की एक रणनीति बनाएंगे बेस्ट। ठीक है ना, तो अगर इतनी सारी चीजों पर अगर आपका एक सामान्य पकड़ है, ठीक है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन आपके गलत। समझ में आ गया कि नहीं है? क्लियर हो रहा है? अब इससे संबंधित अगर कुछ आपके मन में शंका है, डाउट है, तो उस पर क्वेश्चन आप कर सकते हो। कुछ प्रश्न है भी पॉलिटिक्स और भी किसी विषय से जुड़ा हुआ या तैयारी को लेकर के? तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ? मोहनीश। तो मोहनीश तुम्हारा कोई प्रश्न है? ठीक है, इससे पहले आप लोग कभी GS पढ़े थे? जनरल स्टडीज कभी पढ़े थे आप लोग? पढ़े थे मतलब अपने स्तर पे जो पढ़े थे, ठीक है ना। ग्रेजुएशन हो गया है, फाइनल ईयर तुम्हारा हो गया है, तो ठीक है, अभी आप लोग बिल्कुल समय से हो, ठीक है ना। देखो GS में क्या होता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं, ठीक है ना, तो फैक्ट तो देखो, फैक्ट सबको भूलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मतलब ईश्वर है जिसको सब याद है, फैक्ट सभी भूलते हैं, तो वो फैक्ट भूलना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। लेकिन कॉन्सेप्ट आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना, वो अगर पकड़ है तो आप लिंक भी लगा करके पकड़ ले जाओगे, क्वेश्चन को गेस भी अच्छा करो। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर इस पर पकड़ नहीं है तो फिर क्वेश्चन गेस करने में भी आपको परेशानी होगी। समझ में आएगी बात? तो हमको विशेष ध्यान देना है कि पॉलिटी के जो मेन कॉन्सेप्ट कोर एरिया है उस पर आपकी एक समझ विकसित हो जाए, ठीक है ना। और बाकी आर्टिकल वगैरह तो जिस समय आपको पेपर देना है एक बार रिवाइज करोगे सब, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट जो प्रोसेस है वो दिमाग में बैठ। समझ में आ गया? तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। कल से हम लोग डिटेल्स एक एक टॉपिक शुरू करें, ठीक है।